टू माय चैनल। थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका होगा आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज मैं आपको हमारे केदारनाथ ट्रिप के बारे में हर एक डिटेल्स बताने वाली हूँ। खाना पीना रहना सबके बारे में का डिटेल्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी केदारनाथ जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आई एम सो सॉरी, मैं एक हफ्ते का बोल के फिर से 1 महीने के लिए गायब हो गई थी। एक्चुअल में क्या हुआ था, केदारनाथ से आने के बाद मेरा तबियत बहुत खराब हो चुका था। मतलब मुझे कोल्ड हो गया था, बिल्कुल बात नहीं कर पा रही थी। मतलब मेरा गला ना बकरी से भी बदतर हो गया था। अभी मैं पहले से थोड़ा बेहतर हूँ, इसलिए मैं बना रही हूँ ये वीडियो। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलो बिना कोई बकवास के आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ कि ये ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है। प्लीज आप ये वीडियो अंत तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना भी मत भूलना। तो हमारा ये ट्रिप था टोटल 6 जन का। मैं, मेरी दी, मेरी एक मौसी, मेरी फ्रेंड निभा, हमारे जो कैरेक्टर टीचर हैं वो मामा, और मेरी दी की स्कूल बेस्ट फ्रेंड। ये मैं जो भी अमाउंट बोलूंगी 6 जन में डिवाइडेड होगा। तो ट्राई करना अकेले जाने से अच्छा है कि आप ग्रुप में जाओ, क्योंकि आप अगर ग्रुप में ट्रिप कर रहे हो तो मजा तो आपको आएगा ही और खर्चा भी कम होगा। आपका स्टे और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा डिवाइडेड होंगे 2-3 लोगों में, ऑफकोर्स आपका खर्चा कम होगा। तो हमारा ट्रिप शुरू होता है 18 जून को। तो ये है डे 1 और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। हमें सबसे पहले खड़गपुर जाना है और वहाँ से ट्रेन पकड़ के हमें जाना है हावड़ा। और हमने टिकट बनवाया था दून एक्सप्रेस में, जो कि था हावड़ा से हरिद्वार तक। ये सारा हमारा सामान है। मतलब इंसान देखो बस 6 जन और सामान देखो आप। इस पूरे ट्रिप में इस लगेज के वजह से हमें बहुत तकलीफ हुई है। वो क्यों मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो फिर खड़गपुर से ट्रेन लेके हम चले गए हावड़ा तक। तो अभी हम हैं हावड़ा स्टेशन में और यहाँ पे बैठे बैठे मुझे भूख लग गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े बिस्किट खा रही हूँ। और ये रही मेरी दी, जो कि इस ट्रिप का अकाउंटेंट भी है। मतलब जितना भी खर्चा होगा उसका हिसाब यही रखने वाली है। थोड़ी ही देर में हमारा ट्रेन का टाइम हो गया था, तो अभी हम जा रहे हैं हमारा ट्रेन पकड़ने। तो अभी ट्रेन में चढ़ चुके हैं और कितने बज रहे हैं? 8:30 बज रहे हैं। और क्या बोले समझ नहीं आ रहा, बस चढ़ चुके हैं ट्रेन में। और यहाँ पे हम सब अपने अपने घर से लाया हुआ खाना खा रहे हैं कि ये हमारा लास्ट घर का मील होगा, क्योंकि इसके बाद से 10 दिन हमें बाहर का ही खाना है। तो डिनर वगैरह करके हम चले गए रेस्ट करने। और ये था डे 2। और मैं आपको बता दूं, बीइंग अ बंगाली वी कांट लिव विदाउट मूढ़ी। ओके, हम कहीं भी जाते हैं हम मूढ़ी अपने साथ ही रखते हैं। तो हमने 1.5 किलो के लगभग मूढ़ी लिया था सिर्फ, और उसी मूढ़ी के चक्कर में हमें एक एक्स्ट्रा बैग कैरी करना पड़ा। तो यहाँ पे निभा खीरा काट रही है ताकि हम मूढ़ी खा सके अच्छे से, क्योंकि आज के लिए हमारा ब्रेकफास्ट यही होने वाला है। अरे हम चले थे केदारनाथ घूमने और घर वाले हमको रोक रहे थे। लो क्या हुआ, हम आ गए। ये मेरा दोस्त, ये मेरा साथ जा रहा है, कोई जाए या ना जाए। अच्छा तो कितना फैन बेस बन गए मामा के। चलो ऑटोग्राफ दो, पैसा निकालो, शो देखने के लिए। कविता कही है, कविता के बच्चे, कविता को छोड़ो, मोटू को पकड़ो। ड्रोन बनेगा ड्रोन, लेकिन बनेगा कभी ड्रोन जब ड्रोन के पास पैसा रहेगा ना। तो तुम लोग पैसा दो और मुझे ड्रोन बना। यही बैठ के यहाँ से नहीं जाने वाला। चलो बोलते रहो तुम आज। में हम पहुंच गए थे हरिद्वार। तो हरिद्वार में हम रुके थे अशोक होटल में, वो स्टेशन के बगल में ही था, और वो भी 2000 रुपए पर नाइट। तो 2000 डिवाइडेड बाई 6 तो लगभग 331 रुपए के करीब पर पर्सन। दिखाओ जरा अपना मुंह, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाथ हटाओ ना। और हमारे मम्मी पापा जानते हैं जो करना है। तो होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम चले गए हमारा लंच करने। और लंच भी हमने होटल के बिल्कुल करीब में ही एक रेस्टोरेंट में किया था, जहाँ पे मराठी थाली बस 100 रुपए में मिला था। तो पहले दिन के लिए हमारा रहना खाना तो हो गया था। खाना खाने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और 3 या 4 बजे तक हम रेडी सेडी होकर निकल गए गंगा आरती के लिए।
गंगा आरती देखने के बाद हम आसपास थोड़ा घूमे। हमने वहाँ का फेमस जो लस्सी होता है वो पिया, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज होता है टैक्सी बुकिंग, क्योंकि दूसरे ही दिन हमें सोनप्रयाग के लिए निकलना था। तो बहुत ढूंढने के बाद हमें फाइनली एक अच्छा डिसेंट अमाउंट में एक टैक्सी मिल गया था। वो टैक्सी नहीं था, एक बोलेरो थी। हम 6 जन थे और हमारा लगेज इतना सारा था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी, क्योंकि 7-8 घंटे का जर्नी है। तो हमारे बार्गेनिंग स्किल से हमने हमारा टैक्सी बुक किया सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपए में। टैक्सी बुकिंग के बाद हम चले गए रेस्ट करने और रील्स बनाएंगे। बाबा बने हैं, एक कौन सी दुनिया का बाबा है ये वाला रील बनाएंगे ये लोग। तो हम लोग का गाड़ी में ऐसा हालत हो रहा है और वो तो ऐसे जा रहे हैं यार। ना बांधा है तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। हम अभी फ्रूट चाट करने वाले हैं। आम और प्लम का, ये पहाड़ी फल होते हैं, देख सकते हैं आप। असल टेस्ट कर, आओ पहले खाओ। पहाड़ वाला मसाला है। बहुत अच्छा है। आप लोगों का घर कहाँ है? सोनप्रयाग तक तो हम कैसे भी करके पहुंच गए थे, लेकिन गेस व्हाट, वहां इतनी बारिश हो रही थी। और आपको याद है हमारा लगेज, हम इतने सारे लगेज लेके गए थे, मतलब पूछो ही मत, हमारा तो हालत खराब ही हो गया था। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कम से कम लगेज लेके जाओ, कम से कम सामान लेके जाओ। तो हम उसी बारिश में इतना सारा सामान घसीट रहे थे कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए जो टैक्सी स्टैंड होता है ना, वो अलग अलग जगह में होते हैं। लेकिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने से पहले आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो वेरीफाई करना पड़ता है। सबसे पहले हमने हमारा जो रजिस्ट्रेशन था वो वेरीफाई किया, उसके बाद हम टैक्सी पकड़ के चले गए गौरीकुंड। गौरीकुंड का रास्ता इतना डेंजरस था, मतलब ये बात तो रास्ते अच्छे नहीं थे, टूटे फूटे थे, और उसी के ऊपर से दोनों साइड से गाड़ियां तेजी से आ रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उसके ऊपर से लैंडस्लाइड भी हो रही है कभी कभी। टैक्सी में लगभग हमारा 600 रुपए तक खर्चा हो गया था। तो हम कैसे भी करके गौरीकुंड तो पहुंच गए, और वहां पे भी बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, और फिर हमें हमारा इतना सारा लगेज घसीटते हुए जाना पड़ा रूम ढूंढने। हमें एक रूम मिल भी गया, और उस रूम का प्राइस मुझे अभी याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगी, तो आप प्लीज चेक कर लेना। तो उस दिन हमने हमारा रात गौरीकुंड में बिताया, और हम सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि दूसरे ही दिन हमारा ट्रैकिंग डे था। वो 5 जो बताइए। ये रहा हमारा लोग, इस तरफ 6 बेड हैं, मतलब 12 आदमी रह सकते हैं आराम से।
मतलब सबने सोचा था कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, सबने सोचा था, बोल दिया था, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे सब लोग, सभी लोगों ने बोल दिया था कि इसको लेके ज्यादा टेंशन हो रही है, इसको लेके मत जाओ, ये नहीं पहुंच पाएगी। देखो सबसे पहले कौन पहुंचा? मैं। और वो भी मामा की वजह से, सिर्फ और सिर्फ वो अगर मोटिवेट नहीं करते तो मैं नहीं पहुंच पाती। अब बस रेस्ट करना है, पैर नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ नहीं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। ये बातें बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है और बहुत सारे लोग मुझसे एग्री भी करेंगे। तो केदारनाथ में पहुंचने के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। पहला जो होता है हेलीकॉप्टर, दूसरा आप पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं, तीसरा आप पालकी ले सकते हैं, चौथा आप पिट्ठू कर सकते हैं और 5वां आप घोड़े का सहारा ले सकते हैं। तो जिस दिन हम ट्रैकिंग कर रहे थे ना, उसके कुछ ही दिन पहले ही वहाँ पे 2 बार हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो हेलीकॉप्टर बंद था। मतलब आपके पास बचा अब 4 ऑप्शन। तो इसी वजह से ना ज्यादा से ज्यादा लोग घोड़ा से जाना प्रेफर कर रहे थे। पहली बात तो आप पहाड़ पे ट्रैकिंग कर रहे हो और रास्ते भी इतने अच्छे नहीं है, और ऊपर से वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुआ है बहुत सारी जगह पे। मतलब इंसान अच्छे से चल के नहीं जा पा रहा है और वहाँ आप घोड़े में बैठ के जा रहे हो। मतलब हमें इतना बुरा लग रहा था कि हम खुद चल के नहीं जा पा रहे, और वो जानवर, वो तो बोल भी नहीं सकता बेचारा, उसके ऊपर आप बैठ के जा रहे हो और ऊपर से इतने डेंजरस रास्ते पे। मुझे पता है कि ये उनका बिजनेस है और इस साल में बस 6 महीना ही उनका बिजनेस चलता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही था। मतलब इतने से रास्ते में जैसे आप चल रहे हो, 10-15 घोड़े आपके साथ चल रहे हैं और ऊपर से भी 10-15 घोड़े एक साथ आ रहे हैं। मतलब इंसान कहाँ चले। और इसी वजह से बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के वक्त पहाड़ से गिर जाते हैं, क्योंकि घोड़ों को तो नहीं पता है ना कि कहाँ से जाना है, क्या करना है। और मैं भी 2 बार मरते मरते बची। एक टाइम पे हम ऐसे जा रहे थे और हमारे बीच में से 10-15 घोड़े एक साथ जा रहे थे और अचानक से एक घोड़ा मुझे धकेल देता है, और थैंक गॉड वहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगे हुए थे, वरना मेरा गिरना तो पक्का था। और दूसरी बात, जब मैं ऊपर जा रही और ऊपर से आते हुए एक घोड़े से टकरा के इतना बड़ा एक पत्थर आके मेरे हाथ में लगा और वहाँ से ड्रॉप करके मेरे पैर में भी लगा। मतलब एक मोमेंट के लिए तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी। मैं बस सोच रही थी अगर ये मेरे सर पे लगता तो क्या होता। मैं तो बहुत ही डर गई थी उसके बाद से। और एक को तो घोड़े ने यहाँ पे मार के बिल्कुल पैरालाइज कर दिया था। तो बहुत मुश्किलों के बाद हमने कैसे भी करके हमारा ट्रैकिंग कंप्लीट किया। तो दीदी भी आ चुकी है, थोड़ी देर बाद ही पहुंची हमारे बाद। और अभी मामा, निभा और मौसी और प्रद्युत भैया को लाने गए हैं, वो तो पीछे ही रह गए थे। बस ये जो टेंट है थोड़ा सा गंदा है, लेकिन बाकी सब ठीक है। एक गर्म कर रहा है, बहुत गर्म कर रहा है। रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये रहा टेंट का हालत। ये देखो, ये देखो, ये है टेंट। उस तरफ तो मैं नहीं गई, मतलब इतना गंदा है। देखो देखो, मतलब सब कुछ सही है, थोड़ा साफ सफाई में भी ध्यान देना चाहिए था, है कि नहीं? थोड़ा बहुत साफ सफाई। अंदर वाला रख लो, बाहर का कुछ ना। मतलब अंदर सो रहे हैं ना यहाँ पर, मतलब यहाँ पर देख लो यार, आप सामान रखोगे, सोओगे, यही मिट्टी वगैरह गंदा है बहुत, है ना। तो मुझे पता है, मतलब इधर ऊपर इतनी ठंड में इतना देखा नहीं जाता साफ सफाई, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा हाइजीनिक मेंटेन कर लो। बाकी सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, वॉशरूम भी है, साइड में टैब भी है, आप पानी भर के जा सकते हो, सब कुछ बहुत बढ़िया है, वॉशरूम भी साफ है। और हाँ, ठंड बहुत है यहाँ पे, नहाने की तो मैं सोच भी नहीं सकती अभी। बस हाथ पैर ही धोए हैं मैंने और इतना ठंडा पानी है, बहुत ठंडा है। बस ठंड का सामान लेते आना, कुछ कपड़े लाओ या ना लाओ, ठंड का सामान लेते आना आते वक्त, ठीक है? प्रद्युत भैया आते ही फेंक दिया, क्या हो गया? क्या हो गया? अब बड़ा आदमी बनना है, हेलीकॉप्टर में आना है। अरे प्रद्युत भैया गुस्से में लग रहे हैं, नीवा का हालत खराब है। मौसी भी आके चीजें फेंक रही। निभा इधर लुढ़क गई, मौसी भी लुढ़कने वाली। मौसी सच में बहुत मुश्किल से पहुंच पाई, मौसी को बहुत तकलीफ हो रही थी, मतलब वो बहुत थक चुकी थी। हमें हटा भी दिया। কেমন লাগছে? आ रहा है उल्टी।
निमा को उल्टी हो रही है सुबह से, और मैं तो एक लाइन सही से नहीं बोल पा रही हूँ। एक तो सांस फूल रहा है, मतलब हम बहुत ऊपर है ना, इसलिए सांस बहुत जल्दी फूल रहा है, मतलब ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, और हाथ पैर भी कांप रहे हैं। मैं अच्छे से वीडियो भी नहीं मतलब बना पा रही हूँ। चलो अभी हम नहाते हैं, ठंडा बहुत है, लेकिन हमने यहाँ पे आप 1 बाल्टी पानी मंगवा सकते हो 100 रुपये में, तो उससे हम नहा लेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो चलते हैं। तो केदारनाथ जाने से पहले ना मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि कितना टाइम लगता है दर्शन के लिए। तो जितने भी वीडियोस थे वो सब बता रहे थे 8 से 9 घंटा आपको लाइन में खड़े होना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर सुबह दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 2 बजे लाइन पे लगना पड़ेगा, और आप 6 बजे तक आराम से अपना दर्शन अच्छे से करके आ जाएंगे वापस। लेकिन आपको अगर 2 बजे लाइन पे नहीं लगना है तो आप शाम के वक्त लाइन पे लग सकते हो, लगभग मतलब 5 या 6 बजे तक। हमारे पास ये 2 ऑप्शन थे, लेकिन उस रात हम बहुत ही टायर्ड हो चुके थे ट्रैकिंग करने के बाद, इसलिए हमने सुबह का दर्शन नहीं किया। इसलिए हमने सोचा अभी हम मंदिर दर्शन कर लेते हैं, और उसके बाद हम भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। उसके बाद हम शाम पे लाइन पे लग के दर्शन कर लेंगे। इसीलिए अभी हम सिर्फ मंदिर ही दर्शन करने जा रहे हैं, और उसके बाद हम जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर। इशारों की भाषा का प्रयोग करें। भगवान श्री केदारनाथ। पूरा कोहरा छा गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा इतना। अभी क्या बताऊं यार, यहाँ पे आने के बाद वीडियो वगैरह करने का मन नहीं करा। बस ऐसा मन करा कि यहीं पे बस जाऊं, यहीं पे एक छोटा सा घर बना लूं। अभी मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, पीछे बहुत सारे पहाड़ हैं बर्फ से ढके हुए। अभी कोहरा है बहुत, इसलिए शायद दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यार व्यू बहुत मस्त है, बहुत ही मस्त है। टाइम स्पेंड करने के बाद हम लग गए लाइन पे, क्योंकि हमारा यही प्लान था कि हम शाम के वक्त दर्शन करेंगे। तो हम दूसरे दिन 2 बजे फिर से लाइन पे लगे, ताकि हमारा दर्शन जल्दी से हो जाए, क्योंकि हमने प्लान किया था उसी दिन हम गौरीकुंड से सीधा हरिद्वार तक निकल जाएंगे। चीजें जो आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा वो है ट्रैकिंग के वक्त आप कैश लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे ये ऊपर हर दुकान में ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है और नेटवर्क भी नहीं रहता है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कैश कैरी करके लेके जाएं। जितना आप ऊपर चढ़ेंगे नीचे के मुताबिक खाना आपको महंगा मिलेगा, कि इतने ऊपर वो सामान लेके आ रहे हैं तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। और कम से कम सामान लेके चलें कि ट्रैकिंग के वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। आप ट्राई करें पैदल ट्रैकिंग करने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक जानवर को तकलीफ दे के आप भगवान के पास जाके अपने लिए कुछ मांगो।
तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा, आप अगर प्लान कर रहे हैं कि आज से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, थोड़ा चल ले, ताकि आपको ट्रैकिंग के वक्त ज्यादा तकलीफ ना हो। इतना काफी है। और फिर भी अगर आपके पास कोई और सवाल रह गया है, आप मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगी उन सवालों के जवाब देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय।